इस जिंदगी को सीरियस लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ना लगाएं इस जिंदगी से दिल, ना करें इतना प्यार दुनियावी चीजों से। 80 से 90% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके ऊपर ये खुराक की जब नींदें पड़ती हैं तो उनके ऊपर उसका बहुत बुरा असर होता है। तला जी तो ये चाह रहे हैं कि मैं उन्हें बोलूं कि मैं आपको पार्टी दूंगी, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। यार इसकी आउटस्टैंडिंग बॉलर, ऐसा लग रहा था ये ब्रेक उड़ा देंगे। सीनियर खिलाड़ी को इस तरह इनको नहीं ड्रॉप करने चाहिए, टीम अनाउंस करने की क्या वजह थी? एवरी हार्ट बीट मैटर, यही इनिशिएटिव लेके आई केम बैक टू पाकिस्तान। मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट हैं वो यंग पेशेंट हैं। We always have some or the other sale happening. We have a mega sale once a year. We were the first to come up with soy-based candles. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। सुबह खैर सैरिश, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच तलहा। और जनाब कॉफ़ी से हम दोनों ने अपनी सुबह का आगाज़ कर दिया है। बड़ी मज़े की बातें हो रही थी जो हालिया डेवलपमेंट्स हैं उन पर। और हम एक बात पर वैसे भी बड़े खुश हैं कि हमारे कोच एमएन शेख साहब रिहा हो गए हैं और माशाल्लाह से अपने घर में आ गए हैं, तो हमें इस बात की बहुत खुशी है। तो जनाब अपने प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। आज कोट ऑफ द डे जो हमारा है उस पर हम आपको बताएंगे कि शेख सादी ने कहा था कि जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब भी एक जैसे होते हैं और कब्रें भी एक जैसी होती हैं, तब अल्लाह के इंसाफ पर मेरा यकीन और बढ़ गया। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंसाफ सबके लिए बराबर है और हमें याद रखना चाहिए कि कब्र में जाना है, असल ज़िंदगी ये नहीं है। इस ज़िंदगी को कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खेल तमाशा कहा है। जिस ज़िंदगी को हम लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया है, असल ज़िंदगी तब शुरू होगी जब ज़मीन से 6 फुट नीचे जाएंगे, लहद में उतारे जाएंगे, मुनकिर नकीर से मुलाकात होगी, सवाल जवाब शुरू होगा। उस ज़िंदगी की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इस जिंदगी को सीरियस लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ना लगाएं इस जिंदगी से दिल, ना करें इतना प्यार दुनियावी चीजों से। आखिरत में हम यकीन रखते हैं और आखिरत से हम प्यार करते हैं और सब जन्नत के तलबगार हैं। तो जन्नत के सरदारों यानी मौला हसन हुसैन अलैहिस्सलाम और जन्नत की रानी और शहजादी अम्मा जान फातिमा तो ज़हरा को भी राजी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तल्ला ने बिल्कुल ठीक कहा। और आगे तो वैसे ही माशाल्लाह से रहमतों बरकतों वाला महीना आ रहा है, तो हमारे पास भरपूर मौका है कि हम रहमतें समेटें, बरकतें समेटें, अल्लाह को राजी करें, खुश करें। अब हम शामिल करते हैं जनाब टॉप ट्रेंड। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, आज के ट्रेंड्स क्या हैं। तो पहला ट्रेंड है जनाब ज़मान पाक लाहौर टॉप ट्रेंड में शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़मान पाक में ऑपरेशन रोक दिया गया। अदालती हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक ज़मान पाक पर एक्शन रोक लिया जाए। समाअत आज सुबह 10 बजे दोबारा होगी और इस ट्रेंड में अब तक 39,000 से ज़ायद सारिफीन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। मेरी नज़र में सर इलेक्शन कराना चाहिए, चारों सूबों में एक साथ कराना चाहिए। 2 सूबों में अभी कराएंगे, फिर चारों सूबों में बाद में कराएंगे। एक ही साल में 2 इलेक्शन हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मुल्क के माशी हालात ऐसे नहीं है, IMF हमें इजाज़त नहीं देगा। तो यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर हम सिर्फ 2 सूबों में इलेक्शन कराते हैं। तो मेरा ये राय है कि जो हालात हैं, जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन है, आर्मी के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, माशी मामलात हैं, तो मेरी नज़र में हमें सोचना चाहिए कि ये 2 सूबों के इलेक्शंस हल नहीं है पाकिस्तान के। चारों सूबों में एक साथ जनरल इलेक्शन करा दीजिए। ज़ल्मे खलीलज़ाद भी यही मशवरा दे रहे हैं और जितने भी हमारे हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर ऑब्जर्वर्स हैं वो यही देख रहे हैं कि जनाब इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो हमारा ट्रेंड है वो PSL से रिलेटेड है। लाहौर बामुकाबला मुल्तान भी ट्रेंड में शामिल है। प्ले ऑफ मरहले में मुल्तान ने लाहौर को 84 रन से शिकस्त दे दी है। PSL क्वालिफायर जीतने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम अब फाइनल खेलेगी। आज प्ले ऑफ के दूसरे मरहले में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद की टीमें भी तलहा टकराने वाली हैं और इस ट्रेंड में अब तक हज़ारों सारिफीन ट्वीट्स कर चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। क्रिकेट चाहे भी, हाँ, मुल्क के जैसे भी हालात हो, क्रिकेट से प्यार इतना है, सब कुछ भूल जाऊंगा, क्रिकेट पे दिल लगाऊंगा और बोलूंगा सब सेट है, सिर्फ क्रिकेट देखते। तो ये भी अच्छी बात है ना कि सारे गम भुला के कुछ लम्हे खुशी के मिलते हैं कि इंसान खुश होकर इंटरेस्ट लेके क्रिकेट उस गेम को देखता है, एंजॉय करता है, तो कुछ थोड़ा बहुत 2 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। खैर आज अच्छी बातें करनी चाहिए सुबह के चाय में, लेकिन खबर कुछ अच्छी नहीं है जनाब। 5 रुपए की गूंज सोशल मीडिया पर जारी है, ये भी ट्रेंड में शामिल है। जी हाँ,
गुज़श्ता रात हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये तलहा बढ़ गए हैं। डीजल की कीमत में 13 रुपये का इजाफा किया गया और इस ट्रेंड में भी सार्फिन हुकूमती फैसले से काफ़ी खफा नजर आए हैं। हज़ारों लोगों ने इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत कुर्बान कर दी। इस वक्त जो मुआशी फैसले हुकूमत को करने पड़ रहे हैं वो मुल्क कौम के लिए बड़े मुश्किल साबित हो रहे हैं। महंगाई का तूफान है, 40% पे इन्फ्लेशन है, अवाम की कमर टूट गई है, तनख्वाहदार तबका तबाह हो गया, तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, अखराजात मुसलसल बढ़ रहे हैं और हद तो यह है कि जो मिनिमम वेजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान में उसमें सर्वाइव करना यकीनन इम्पॉसिबल हो चुका है। सैलरीज आपकी वहीं खड़ी हैं और कीमतें आसमानों पर जा चुकी हैं। सेविंग करना अब नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अल्लाह ताला रहम करे। बड़ी खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने अवाम पर फिर से पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोल 5 और डीजल 13 रुपए तक महंगा। रिलीफ के मुतलाशी अवाम को मजीद तकलीफ मिलेगी। IMF ने भी कर्ज की किस्त फाइनेंसिंग करने वाले ममालिक की तहरीरी यकीन दहानी से मशरूत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के वारंट की गिरफ्तारी बहाल रखने का हुक्म। सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की अहम समाअत जारी। अदालती फैसला ही सियासी मंजरनामा क्लियर करेगा। मुल्तान सुल्तान ने बाजी मार ली। PSL के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। लाहौर कलंदर्स ने हार कर भी हिम्मत नहीं हारी। आज के मैच में इस्लामाबाद और पेशावर टकराएंगे। और हर धड़कन माने रखती है। पाकिस्तानी डॉक्टर का तिब के शोबे में बड़ा कारनामा। डॉक्टर अताउल्लाह नियाजी ने एवरी हार्ट बीट मैटर्स ग्रांट जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। बाफगर पाकिस्तानी से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। जी जनाब, तो ये हैं वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जनाब मुझे समझ नहीं आती कि आधी रात को जो ये पेट्रोल बॉम्ब फोड़ दिया जाता है, 15 दिन गुजरते नहीं है, पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम होती है और उसके फौरी बाद मतलब महीना भी नहीं गुजरने देते, 5 रुपए फिर पेट्रोल पे बढ़ जाते हैं। महंगाई खत्म करने की दावेदार ये मौजूदा हुकूमत है। अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया और रिपोर्ट भी दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। कमाल बात ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में खाम तेल की कीमतें कम हो रही हैं, गिर रही हैं, लेकिन हम क्योंकि IMF की सुनते हैं तो जो हुक्म मेरे आका। अवाम का कीमा निकाल दिया गया है। हद तो ये है कि इस वक्त आप रोज़मर्रा की अशिया खुरनोश की कीमतें देखें। आप कुकिंग ऑयल देखिए, चावल देखिए, दालें देखिए, अंडे देखिए, चिकन देखिए, मतलब बहुत मुश्किल हो गया अब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना। वो कहते थे ना पहले रोटी प्याज खा के गुजर बसर कर लेते थे। प्याज का रेट देख के बंदा बोलता है भाई रुक जाओ, कोई सस्ती वाली सब्जी है, टमाटर दे दो, टमाटर 70-80 रुपए किलो है, इससे मैं नहीं, टमाटर बहुत सस्ता है आजकल डला। हाँ तो तभी वो शायद ज्यादा यूज हो रहा है। मार्केट से लेके जब हमारे घर के करीब पहुंचता है तो 70-80 रुपए किलो हो जाता है। सारिश, आप कितने का ले रही हैं टमाटर? टमाटर सस्ता इसलिए ले रही हूँ कि बाज़ जगहों पे खैर आजकल आप जहाँ रहती है ना, मंडी करीब है तो वहाँ सस्ता पहुंच जाता है। हमारे यहाँ मंडी दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत पैसे लग जाते हैं। लेकिन इशू ये है सैरिश कि IMF रोज नहीं हमें शराइत दे रहा है। IMF के साथ मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ है। जो 1.1 बिलियन या 1100 मिलियन डॉलर आने थे वो अभी तक नहीं आए हैं। और अब जो मैंने जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, जो मेरे पास काफ़ी दिनों पहले आ गई थी कि हमारे जितने भी डोनर ममालिक हैं जिन्होंने हमसे वादा किया हुआ था कि हम आपको जैसे ही IMF पैसे देगा हम भी आपको पैसे देंगे, IMF उनके पास पहुंच गया है और उनसे कहा है कि तहरीरी तौर पर लिख के दीजिए कि जब हम पैसे दे देंगे, IMF पैसे दे देगा पाकिस्तान को, फिर आप भी फौरन से इतनी इतनी रकम जारी करेंगे, क्योंकि अगर आपने जारी नहीं की तो जो हम रकम दे रहे हैं उससे पाकिस्तान ज्यादा चलने वाला नहीं। फारूक सलीम साहब है हमारे साथ। सर बिल्कुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर बढ़ती महंगाई की बात अगर हम करें तो इस वक्त पाकिस्तान में मजमूई शरह 42.27% तक जा पहुंची है। क्या हुक्मरान गुर्बत मिटाओ की जगह गरीब मिटाओ प्रोग्राम पर गामजन है? क्या नजर आ रहा है आपको? अल्लाह रहम करे। इस वक्त 2 बहुत बड़े प्रॉब्लम है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई का है। और रियासत पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान की बात कर लें तो उनका जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त डॉलर्स के फुकदान के हवाले से है। तो ये 2 सबसे बड़े इशूज हैं। आपने फोकस किया है 23 करोड़ पाकिस्तानियों का जो महंगाई का इशू है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में अभी जो शरह आपने कोट की जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, जिसमें ज्यादातर खाने पीने की चीजें हैं, उनकी जो शरह है बढ़ने की वो कोई 42% पे पहुंच गई है। जिसका मतलब आसान अल्फाज में ये समझिए कि एक पाकिस्तानी खानदान अगर 10 रोटियां खरीद के लाता था आज से 1 साल पहले, तो आज वो सिर्फ 6 रोटी खरीदने के काबिल होगा।
तो आप सोचिए कि 80% पाकिस्तानी जो है जो 80% अपनी आमदन खुराक के ऊपर खर्च करते हैं, उनका क्या हाल होगा। कुछ उमरा जरूर ऐसे हैं जिनका जो आमदन का हिस्सा खुराक के ऊपर खर्च होता है वो बहुत कम है, उनको शायद इस महंगाई की शरह से खास फर्क ना पड़ता हो, लेकिन लगभग 80 से 90% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके ऊपर ये खुराक की जब कीमतें बढ़ती हैं तो उनके ऊपर उसका बहुत बुरा असर होता है। अब मामला ये है कि हमने तरीका ढूंढना है कि इसको खत्म किस तरह किया जाए। देखिए, अफगानिस्तान में कोई 5-6% की महंगाई है, इंडिया में सिंगल डिजिट पे है, बांग्लादेश में सिंगल डिजिट में है। इस खित्ते में पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे हमारी जो खुराक की महंगाई की शरह वो 42% पे पहुंच गई। मेरे नजदीक मामला सियासी है, माशी कम है। और सियासी में इसलिए कहता हूं कि ये जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, इसकी रमज़ान की बुराई आबली है कि हुकूमत हम देख रहे हैं पाकिस्तान कि सब्जियां, फल, मसालाजात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। ऊपर से दिहाड़ीदार और नौकरी पेशा अफराद अलग परेशान हैं। मौजूदा महंगाई में गरीब किस तरह अपना महीना पूरा करेगा, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। आप ही कुछ बता दें। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। रमज़ान में एक तो हमारा कुछ रवाज ऐसा है कि घी की कंजम्पशन बढ़ जाती है, घी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, चीनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, जो होना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में से है जिसमें जो चीनी की कंजम्पशन जो है वो बेतहाशा ज़्यादा है। कहीं 25 किलोग्राम हर पाकिस्तानी मर्द, बूढ़ा, बच्चा और औरत जो है वो औसतन इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि बहुत सारी दुनिया के ममालिक जो है उससे 1/3 चीनी भी इस्तेमाल नहीं करते। और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बड़ा हाई। लेकिन बैक टू महंगाई, बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को कुछ इकदामात ऐसे करने होंगे कि महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जाए। और वो जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में आपसे कहा, नोट छापने का जो रफ्तार है, जिस रफ्तार से नोट छप रहे हैं, आप सोचिए कि 2018 में पूरे पाकिस्तान में कोई 4 खरब रुपए के नोट जो है वो घूम रहे थे, और अब वो हम पहुंच ये बताइए फारूक साहब, ये बताइए मुज़ाकरात की बात करें तो अभी मजीद शराइत के बाद भी किस्त मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ इसाकदार मौजूदा महंगाई पर इस्तीफा देने से भी साफ इनकार कर चुके हैं, यानी गरीब मजीद कुर्बानियां देगा और अशराफिया मजीद मजे लेंगे। रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर। क्या आज होने वाले IMF से मुज़ाकरात में कोई स्टाफ लेवल मुआहदे को कामयाब होते हुए हम देखेंगे? कोई उम्मीद है आपको, या फिर ये इसी तरह तलवार लटकती रहेगी, नई नई शराइतें आती रहेंगी? देखिए, हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक नहीं रखता, हमें जबरदस्ती कोई IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी जो माशी पॉलिसीज हैं, जो गलत माशी पॉलिसीज हैं, जिनके नतीजे में हमारे खजाने में डॉलर्स खत्म हो जाते हैं, फिर हम मजबूरन जो है वो IMF के पास जाते हैं। मैंने देखा है कि जो भी हुकूमत आती है वो IMF को एक कुर्बानी का बकरा बनाती है। जो भी इल्ज़ाम लगाना हो कि अगर बिजली की कीमत बढ़ाई गई है तो IMF की वजह से बढ़ाई गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है तो IMF की वजह से बढ़ाई गई है। हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि हुकूमत जो है वो अपने अखराजात और अपनी आमदन के दरमियान एक तवाज़ुन नहीं बरकरार कर पाती। हकीकत यह है कि हमारी इम्पोर्ट जो है वो 75 अरब पे पहुंच जाती है, एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब से नहीं तजावुज़ कर पाती, और उसके नतीजे में फिर सारी ये जो मुश्किलात हैं ये हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल। IMF के बारे में आपका सवाल ये था कि क्या वो एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर मैं अंदर की खबर से तो वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जिस सिमत में इस वक्त हम चल पड़े हैं, मेरा ज़ाती तर्क ये है कि IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो शायद इतना ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारी बीमारी सही फारूक साहब, आपने ज़बरदस्त आपने इस पर एनालिसिस अपना दिया है। खैर देखते हैं अब आगे आने वाले दिन जो है पाकिस्तानियों के लिए कुछ बेहतरी आती है, कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। फिलहाल तो कल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो बात फारूक साहब भी कर रहे थे कि हम अपनी कोताहियों और गलतियों को जब तक पहचानेंगे नहीं, हम कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो हमारे मुल्क में पैरेलल इकॉनमी है, इनफॉर्मल इकॉनमी है, उसका खात्मा किया जाए, टैक्स नेट बढ़ाया जाए। और यही हो रहा है कि जो टैक्स दे रहा है उसके ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। जो 2 नंबर काम कर रहा है उसको पकड़ा नहीं जा रहा है। अगर ये 2 नंबर काम वाले पकड़े जाएं
मुल्क से स्मगलिंग ख़त्म हो जाए, बॉर्डर से स्मगलिंग ख़त्म हो जाए, इनफॉर्मल इकोनॉमी ख़त्म हो जाए, स्मगल पेट्रोल मिलना बंद हो जाए, तो मेरी नज़र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क की मुआशी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। बट सैडली हम डिनाइल में रहना पसंद करते हैं, आंखें बंद करेंगे, बोलेंगे रात हो गई है और अपने मसाइल को नहीं पहचानेंगे, तभी हल भी नहीं करना चाहेंगे उनको। बिल्कुल। ये हमारी अब गलती जनाब है। एक और अहम मामला है, उस पर हम बात करते हैं। तोशा खाना केस, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे जाने के बाद एडिशनल सेशन जज की अदालत में समाअत का आगाज हो गया है। वहां पर क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए एहतशाम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? अदालती कार्रवाई का आगाज तो हो गया है। जी बिल्कुल, तोशा खाना केस की जो समाअत जारी है और वक्फा हुआ है 12 बजे तक। उसमें जो अहम बात ये हुई है कि जज साहब ने इलेक्शन कमीशन को भी जो है नोटिस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन भी आ जाए। ख्वाजा आरस ने अपने दलाइल दिए हैं और उन दलाइल में उन्होंने इस्तदा की है कि इमरान खान के नॉन बेलेबल जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मनसूख किए जाएँ। इमरान खान अदालत पेश होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि इमरान खान अदालत नहीं पेश होना चाहते। सिक्योरिटी के मसले हैं, इससे पहले भी इमरान खान पर हमला हुआ है, तो उस हवाले से अदालत को जो है आगाह किया गया है। ख्वाजा आरस की जानिब से अदालत ने जो है इस मामले पे इलेक्शन कमीशन को भी सुनने का फैसला किया है। तो समाअत जो है 12 बजे तक मुलतवी की गई है। 12 बजे इलेक्शन कमीशन भी पेश होगा और उसके बाद जो है दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद इस केस का फैसला होगा। जी राइट, लेकिन मेरी नज़र में एहतशाम ये बड़ा तारीखी केस है। वजह यह है कि इस केस की वजह से जो 20 साला तोशा खाना केस का रिकॉर्ड सामने आया है, जिससे मालूम पड़ा है कि एक वैले ने भी घड़ी ली है, एक गनमैन ने भी घड़ी ली है, अपर डिविजनल क्लर्क्स ने भी घड़ी ली है। और फिर मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों को भी ऐसी घड़ियाँ लेने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया एहतशाम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुक करेंगे अब जमान पाक के बाद पीटीआई क्या तैयारी कर रही है, जानेंगे। अपने ब्यूरो चीफ खावर अब्बास ने हमें ज्वाइन किया। खावर, बताइएगा लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, क्या प्लान है पीटीआई का, किस तरह सिचुएशन से मुकाबला करेंगे? जिस दिन पहले दिन ये बात सामने आई थी कि चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसी दिन तरीके साहब के कारकुनान जो है वो जमान पाक के बाद पहुंच गए थे। तब से अब तक जो है जमान पाक के बाद एक मेले का समा है, कैंप्स लोगों ने लगाए हुए हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ मौजूद हैं। कभी ये रश बढ़ जाता है और कभी ये कम हो जाता है, मगर वहाँ पर लोग मौजूद है। जब उनसे गुफ्तगू होती है तो वो कहते हैं कि हम अपने जो लीडर आए हैं उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद है। 14 मार्च की शाम को जो पुलिस और हुकूमत की जानिब से एक ऑपरेशन करने की कोशिश की गई, वो भी आप सब हालात से आगाह हैं कि किस तरह से वहाँ पर एक वसी तादाद में पुलिस की नफरी पहुंची, मगर वो कारकुनान की जानिब से जो मज़ामत की गई उसकी वजह से इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अभी भी जमान पार्क के बाद कुछ ऐसी सूरत हाल है। बहरहाल 4 मुकदमात जो है वो दर्ज कर दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, तरीके इंसाफ के चेयरमैन और कारकुनान पर, जिसमें मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं। एक मुकदमा तो ऐसा है जिसमें 19 दफात शामिल है तला साहब, और दफात हैं मोटरसाइकिल, सरकारी अमलाक जलाने की, सरकारी चीजों की तोड़ फोड़ की, और उन FIRs में जो दिलचस्प चीज है वो ये है कि उनमें पुलिस जो कि मुहाफिज है, जिसने चोरी डकैती क्रिमिनल वारदातें रोकी होती हैं, उन्हीं से लोग जो है FIR के मुताबिक उनका सरकारी सामान छीन के ले गए हैं, उनका सरकारी सामान उनसे चोरी करके ले गए हैं और उन्हीं के सरकारी सामान को आग लगा दी है। तो ये सिलसिला जारी है। और दूसरी जानिब जो है वो कारकुनान की तादाद जहाँ पर जमान पाक में बढ़ती जा रही है। अच्छा लोग दूसरे खबर, ये जो अतराफ में पुलिस अभी भी मौजूद है, उसकी क्या वजह है? क्या कोई हिकमत अमली अब भी इनके जहन में है? अदालत ने वैसे तो ऑपरेशन से रोक दिया है। देखिए सर, यहाँ पर जैसे अभी शाम अब्बासी बता रहे थे कि अभी ये तोशा खाना केस है बुनियादी जिसपे पहले भी जो है जिस केस में पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की है, ये केस अभी चल रहा है। और जो लाहौर की हाई कोर्ट है, ये लाहौर की हाई कोर्ट ने 10 बजे तक का हुक्म दिया था कि आप जो है वो हाई कोर्ट का फैसला आने तक ऑपरेशन रोक दें। और जो कल गुज़श्ता रोज कोर्ट ने कहा था कि आप अपना अंडरटेकिंग जो है वो जमा करवाएं ट्रायल कोर्ट के अंदर, क्योंकि चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान की जानिब से जब उन्होंने देखा, उनका कहना है कि जब मैंने देखा कि हालात खराब है, संगीन है, इंतजार फैल सकता है, तो सदर हाई कोर्ट बार जो है जाके खान उनके जरिए से एक अंडरटेकिंग फराहम की गई थी जो DIG की पेश की जानी थी कि मैं जो है वो 18 तारीख को पेश हो जाऊंगा और ये मैं जमानत के तौर पर अपना शोटी बांड जमा करवा रहा हूँ। मगर जो DIG ऑपरेशन हैं बकौल इश्तियाक खान साहब के, वो उनसे उन्होंने मुलाकात नहीं की। अभी भी पुलिस की सिक्योरिटी एक तो इसलिए भी मौजूद है कि आपको पता है कि सिक्योरिटी यहाँ पर जो है लोग होते हैं, रश होता है, रैली होती है, सियासी कोई भी जलसा होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी का होना जरूरी होता है। पहले भी में यहाँ पर सिक्योरिटी जरूरी होती, मगर अब
तो जाहिर सी बात है पुलिस की नफी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। जो ऑपरेशन के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात की गई थी वो वापस चली गई थी और अभी जो है वो फैसले का इंतजार किया जाएगा। 16 तारीख है आज, तो फिर से जो है वो कोई नई हिकमत सामने आ सकती है, क्योंकि दूसरी जानिब तरीके इंसाफ कारकुनान का दबाव बढ़ता जा रहा है, उनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान भर से भी लोग आ रहे हैं, जो पंजाब के दूसरे अजला है वहाँ पर भी लोग जो है वो डॉक्टर जो मान पर फरोख करना, जिस तरह से कल आपने जो है वो ऑडियो भी सुनी थी जिसमें डॉक्टर यासीन बता रही थी कि भाई लोग जो है वो अपने अपने जो उम्मीदवार हैं वो अपने अपने कारकुनान को लेकर यहाँ पर पहुंचे। तो जब हमारी इस हवाले से तरीके इंसाफ से बात राइट खबर, लेकिन खबर मैं अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख पे नज़र डालूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि हर वो सियासतदान जो सलाखों के पीछे गया, जो जिसने अपनी गिरफ्तारी दी, जो कैद हुआ, वो जब भी जेल से निकला तो और ज़्यादा मशहूर होकर निकला, उसका स्टैचर और ज़्यादा बढ़ गया, वो ज़्यादा बड़े ओहदे के ऊपर फायज होने के लिए अब कहते हैं अलाउ कर दिया गया, उसे क्लियरेंस मिल गई। तो मेरे ख्याल से खान साहब भी अगर जेल चले जाएंगे तो ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे। अब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि ये माजी में टैक्टिक्स भी रहे हैं और मजबूरियां भी रही हैं। सियासतदानों की जेल जाना, सियासतदानों के मुकदमात दर्ज होते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर ये जो आप मशहूरी की बात कर रहे हैं, शायद यही वजह है कि खान साहब गिरफ्तारी नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी गिरफ्तार होने के बाद बगैर इतनी पॉपुलैरिटी इस वक्त मौजूद है, लोगों को वो अग्रीड। थैंक यू खबर, वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यकीनन आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि वो पहले इतने मशहूर हैं कि वो जेल जाके और मशहूर नहीं होना चाहते। खैर एनीवे, अब देखते हैं कि मामला अदालत में क्या होता है। क्या आज के दिन की डेवलपमेंट पता तो चल जाएगी, उनके भी जेर समात है केस। 12 बजे तक का वक्फा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, और अब कुछ बात पीएसएल के हवाले से हम करने जा रहे हैं। कल क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ली। तला लाहौर कलंदर्स को लोग सपोर्ट कर रहे थे, या उससे मुझे भी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो ये मैच जीत जाएगी, लेकिन कल मुल्तान सुल्तान्स ने उन्हें शिकस्त दे दी है। और पीएसएल क्वालिफायर जीतने के बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम अब फाइनल खेल लेगी, और जो हारने वाली टीम है वो पहला एलिमिनेटर हारने वाली टीम के साथ दूसरे एलिमिनेटर में मद्दे मुकाबिल होगी, और फिर जो भी टीम दूसरा एलिमिनेटर जीतेगी वो फाइनल में क्वालिफायर जीतने वाली जो होगा सो होगा। ये बताइए, अगर आपकी फेवरेट टीम लाहौर जीत जाती है तो आप क्या करेंगी? पीएसएल जीत जाती है, नहीं आप क्या चाह रहे हैं कि मैं आप हमेशा कहती हैं लाहौर लाहौर है, तो फिर आप बताएं ना कि आपकी फेवरेट टीम जीतेगी तो कोई वादा करें आज नेशनल टीवी पे, आप क्या करेंगी? 10 गरीबों को खाना खिला दीजिएगा, अल्लाह आपसे राजी होगा। तला जो तो ये चाह रहे हैं कि मैं उन्हें बोलूं कि मैं आपको पार्टी दूंगी, मैं आपको खाना खिलाऊंगी, मैं कहीं आपको खाने पे लेके जाऊंगी। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ना बोला, ये झूठा इल्जाम है मेरे ऊपर। जी जनाब, इसी पर बात करने के लिए साजिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनकी माहिराना राय लेते हैं कि कल हुआ क्या है ये लाहौर कलंदर्स को। जी साजिद साहब, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपकी भी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि लाहौर कलंदर्स परफॉर्म करेगी। जीती भी मुल्तान सुल्तान्स अगर है तो छोटा मोटा मार्जिन नहीं है, 84 रन से जीते हैं, अच्छा खासा ये मतलब रन्स हैं जिनसे ये लोग जीते हैं। तो ये क्या हुआ क्या लाहौर कलंदर्स को? बहुत शुक्रिया शहरी तला जतोई भाई, और आपको बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है, और पाकिस्तान में बहुत अला बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, कारीगरों ने काम उरूज पर दिखाया है। 4 कैचेस छोड़े, हालांकि रिजवान ने टॉस जीत के जिस तरह बॉलिंग करने का फैसला किया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उनके बॉलर ने। पिच उस तरह की नहीं थी जिस तरह की नजर आ रही, पिच का घास था, बॉल उस तरह नहीं आ रहा था, मगर जिस तरह लाहौर कलंदर ने कराची के खिलाफ मैच हारा और यह तो कर रखी, लाहौर जिस तरह 4 मैच जीती, और वर्ल्ड क्लास बॉलिंग जितनी भी दुनिया में लीग होती है, शाइन की बात करूँ, जमान की बात करूँ, राशि की बात करूँ, कि हर इसकी आउटस्टैंडिंग बॉलर, ऐसा लग रहा था ये फ्रैक्चर उड़ा देंगे, मगर ऐसा लगा ये तो खुद ही उड़ के बैठ के सामने आ गए और हार गए। और उन्होंने पूरा अच्छा चांस लिया, ये जहाँ तक बात हो रही थी उनके पास चांस था, क्योंकि आप वो यकीनी तौर पर जब अब दूसरी जो कल जो अब जो आज के जो मैच जीतेगा उससे खेलेंगे, और मैं ये समझता हूँ लाहौर को अपनी गलतियों पे काम करना पड़ेगा। 4 कैच छोड़ने वाली टीम, उस तरह की फील्डिंग, अगर फकर की बात करूं, अब्दुल्ला शफी की बात करूं, सिकंदर की बात करूं,
मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो तला जतोई साहब की शक्ल नहीं देख तो के साजिद साहब परेशान क्या हूं। ये एज अ यूनिट नहीं खेल रहे थे? आपको जो मतलब जाहिर है नहीं, चार एक जरूरी कैचेस सवाल छोड़े है। हैं जरीन चलिए होकर। 4 कैचेस पे वापस आएंगे। ये बताएं मुझे साजिद भाई कि वो जो पोलार्ड ने छक्के मारे शाहीन आफरीदी को, उसके बाद जो हुआ, क्या वैसा होना चाहिए था? देखिए तलहा जतोई भाई, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। पाकिस्तान की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ने इन जो मौजूदा हमारे 5 स्टार थे उनको बैकफुट पे कर दिया। टीम अनाउंस करने की क्या ऐसी क़यामत आ गई थी, क्या आफत आ गई थी। अब मुझे यहाँ पर बाबर जो है ऑफ कलर नजर आएंगे। अगर शाइन ऑफ कलर थे, रिजवान ने 29 रन बनाए, 500 रन पाकिस्तान सुपर लीग 8वें एडिशन ने बनाए। मगर इनको जिस तरह डैमेज किया ना मौजूदा सिलेक्शन कमेटी पीसीबी के चुटके वाले बाबर ने टीम अनाउंस करके, तो इसका मतलब हो गया सरफराज का तो बहुत बड़ा दिल टूटा था, जिसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए 2020 में 11 सीरीज जिताई, 29 मैच जिताए, और जिसका तो दिल टूटा इतना बड़ा है। ये तो अभी प्रेशर एक मैच में इनके साथ दिया होगा, तो आगे होने वाला वर्ल्ड कप 2023 मुझे जीतते हुए नजर नहीं आ रही। मगर अभी भी मैं आपको कहूंगा ये बहुत ज्यादती की गई है। सीनियर खिलाड़ी को इस तरह इनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए। टीम अनाउंस करने की क्या वजह थी? कौन सी आपको 16 नाम देने थे, आप इतवार को टीम अनाउंस कर देते। तो ये चीज तो बताना भी जरूरी है। अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात की जाए, मुल्तान सुल्तान ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट के लिए मैं आपके प्रोग्राम में यकीनी तौर पर बात कहता हूँ। और मुल्तान सुल्तान जो तीसरी दफा फाइनल में आई है, फाइनल 8वां मुल्तान सुल्तान जीतेगी, जिसमें उनकी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट नजर आ रही है, उनकी टीम जेल आ रही है। प्लॉट ने जिस तरह बैटिंग की है ना, शाहीन शाह आफरीदी जिस तरह तेज आ रहे थे उतनी तेज उसने छक्के मारे हैं। मैं समझता हूँ उनके गुब्बारे से हवा निकल गई। और हम क्रिकेट में लफ्ज कहते हैं ना बरमबाजी, ये बरमबाजी उनकी खत्म करती है उन्होंने। उस तरह की आउटस्टैंडिंग क्रिकेट और लाहौर के करता धरता जो गांधी जी को फॉलो करते हैं आकिब जावेद, तो मैं यकीनी तौर पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गई। यहाँ मुश्ताक को मैं क्रेडिट दूंगा, मुल्तान सुल्तान के उनके बहुत अच्छा उम्र किया, फ्लावर ने बहुत अच्छा, एनालिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया। तो ये टीम वही टीम जीतती है जो जज्बे से खेलती है, टीम गेम ओवर के लिए। और लाहौर कलंदर में एक दफा फिर कहूंगा बहुत मायूस किया है पूरी थोड़ा सा मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग पर भी जरा अपनी राय दीजिएगा। अब नए बच्चे थे, बॉलिंग अच्छी की है, क्या कैसा आपने उनको खेलते हुए पाया है, कैसा आपको लगा है? बहुत आउटस्टैंडिंग मुल्तान के कप्तान ने जिस तरह फ्रंट से लीड किया है, मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। अगर उसने आप बहुत आउटस्टैंडिंग, अनवर अली के इनफिट बहुत डाला, जमान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की उनकी तरफ से। और जिस तरह आप देखिए रिजवान जिस तरह टीम को लेके चल रहे हैं, मैं ये समझता हूँ बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजवान ने इस टीम को जैल किया हुआ है। और ये इस टीम की खुशकिस्मती है, बहुत से टैलेंटेड खिलाड़ी इस टीम में बहुत आगे अच्छे ओवर के सामने आ रहे हैं। जमान ने जिस तरह मैं समझता हूँ लाहौर करनर के लिए मायूसफुल कारकर्दगी दिखाई है। तो ये चीज मुल्तान सुल्तान ने तो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, इसकी मैं जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अच्छा, आज साजिद साहब पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, आई थिंक दोनों टीमें ही मजबूत हैं, ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी है इस पूरे सीजन में। आज का मैच आप किसके हक में जाता देख रहे हैं? कितना टारगेट होना चाहिए? किसकी परफॉर्मेंस आपको बेहतर नजर आ रही है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए, और दोनों टीमों ने आज के मैच को होमवर्क किया होगा। जिस तरह बॉल बैट पे नहीं आ रही, जिस तरह पिंडी में 500 550 रन 5-6 सेंचुरी बनेंगे, छक्कों की बारिश लगी, मगर उस तरह की 120 बॉलों में छक्के चौके नहीं लगेंगे। 180 रन यहाँ पर बहुत होंगे, बॉल उस तरह नहीं आएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शादाब तो पाकिस्तान के 2020 को कप्तान बनाया गया है। आजम खान जो मैन ऑफ द क्राइसिस हैं, मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और बाबर जिस तरह मैंने आपको पहले कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जिस टीम के साथ ज्यादती गई है, और बाबर को प्रूव करना पड़ेगा जो खेलना चाहते हैं वर्ल्ड क्लास। और आजम का अगर बल्ला चल गया, आजम का बल्ला चलेगा, आजम पे तो टीम डिपेंड करती है। इस्लामाबाद की तो मैन ऑफ द कराची से स्टार प्लेयर आजम खान पाकिस्तान टीम जो सिलेक्ट हुई है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह छक्के चौके मारे हैं। और शादाब की मैं बात करूं, फ़हीम अशरफ की बात करूं, तो यहाँ पर बहुत आउटस्टैंडिंग, मगर वहाँ भी आपको फ़हीम अयूब नजर आएंगे। और कप्तान खुद बहुत आउटस्टैंडिंग है, हारिस बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए, हारिस बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए, दो टैलेंटेड खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में वहाँ पर आए हैं। लेकिन वैसे अभी साजिद साहब जैसे कि आपने बात अभी की कंट्रोवर्सी के हवाले से भी, हम लोग 2 दिनों से बात कर रहे हैं जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ है, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप किया गया है, नए लोगों को मौका देने की बात की जा रही है, उस पर ये नहीं चाह रहे कि इन्हें रेस्ट मिले।
उस पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सी एटलीस्ट इस इवेंट के दौरान क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी। ये बाद में अगर डिस्कस हो जाता या बाद में आप बता देते कि भाई कौन क्या क्या हमारी पॉलिसी स्ट्रेटजी होगी तो ज़्यादा बेहतर नहीं था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब को फ्रंट पे आना का, हालांकि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का हमदे टीम कमेटी तो ये तक इतलात है, मौजूदा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ने उनको फोन करने की कोशिश की थी और वो किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे ने फोन नहीं उठाया, टीम के रुकन ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। तो इन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं हमारी टीम के मौजूदा सिलेक्टर जो चीफ सिलेक्टर हैं करता धरता, मगर इस तरह से पाकिस्तान टीम का इमेज खराब किया, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस खराब किया। देखिए, मुझे एक बताइए, एक वर्ल्ड क्लास बैटिंग कंसल्टेंट 100 टेस्ट मैच खेले हैं मोहम्मद यूसुफ, और वो एक ऐसा बंदे बैटिंग कंसल्टेंट जा रहा, हेड कोच। जब अब आप मुझे बताइए हेड कोच कौन है? इससे अच्छा तला जुतई साहब को बना देते हैं, अब्दुल रहमान को हेड कोच पाकिस्तान टीम का बना रहे, कुछ खुदा का खौफ करे। उमर गुल को बॉलिंग कोच आपने बना दिया, जिसने कोयटा की टीम के बॉलिंग की अगर बात करो, नसीम की बॉलिंग की बात करो, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग सिखाई है, खुदा के वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ना खिलाड़ के लो, ये पागे की तो खेल है हमारा क्रिकेट, जिसके साथ हम लोग सही बात। साजिद भाई कहते हैं अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, और उसकी लाठी भी बेआवाज है। लगता है आपको हम वर्ल्ड कप खेलेंगे अगला इंडिया में? इंडिया में वर्ल्ड कप तो हम खेलने जाएंगे, मगर आपको इस पर कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। 5-6 खिलाड़ी, अगर सरफराज की बात करूं, बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, क्या ये जितने भी खिलाड़ी उन्होंने उनको किया, ओडीआई पाकिस्तान ने 50 ओवर में खेलने जाना है। ये 2020 की शॉर्ट प्राइवेट लीग में इनकी कारकर्दगी था, पाकिस्तान टीम के साथ फिलहाल खेलना है। मुझे बताइए अभी तो साजिद साहब इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि इंडिया आएगा तो हम जाएंगे, वो नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, कुछ ऐसी बातें भी गर्दिश में। देखें, ये चेयरमैन साहब की गलती है, चेयरमैन साहब के हाथ में कुछ नहीं है। हमारी पाक फौज ने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा काम किया, पाक फौज यकीनी तौर पर चाहती है 75 से 2023 में वर्ल्ड कप जितने होते हैं उसमें हम जाते हैं और खेलेंगे, और इंडिया में जाके हराएंगे, मगर खिलाड़ियों के साथ ना खेलें, खिलाड़ियों के कैरियर के साथ ना खेलें। इनको आपने मेंटली डिस्टर्ब कर दिया इन खिलाड़ियों को। तो मैं दोबारा इन बात करूँगा, सीनियर खिलाड़ी जब जाना चाह रहे थे, बाबर, रिजवान के, शहनशाह आफरीदी, तो इनको आपने क्यों रोका? मुझे बताइए। फकर इनकी कॉन्फिडेंस, एक मैच में से आप बताइए पूरी पाकिस्तान सुपर लीग आपने खराब कर दी, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस खराब कर दिया। 2 मैच ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई पूछता नहीं है पाकिस्तान में। स्क्रीन पर अगर आप हैं तो लोग याद करेंगे, स्क्रीन से अगर हट गए, आपके प्रोग्राम में सफे मुश्ताक साहब बैठते हैं, हेड कोच दुनिया क्रिकेट में, उससे बड़ा क्वालिफाइड कोच ही। तो मुझे बताइए, अब्दुल रहमान को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना रहे हैं, और दुनिया का ये आपका गिला यकीनन सुन रहे होंगे पीसीबी वाले, हो सकता है कुछ सोचे इस बारे में। सोचना चाहिए, देखिए सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो साजिद भाई, क्या अभी भी आप कह रहे हैं कि पीसीबी के अंदर पर्चियों पे काम हो रहा है, टीम के अंदर भी पर्चियों पे काम हो रहा है? 200% काम हो रहा है। मंसूर राना, मुझे बताइए, 5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं, आपने सत्येंद्र मुश्ताक को हटा दिया, आप ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग कोच को हटा दिया, खिलाड़ी को रजा, मंसूर राना को भी तो उनकी पर्ची स्ट्रांग होगी ना सर? शफकत राना सबसे बड़ी क्रिकेट 12 रुकी 14 रुकी कमेटी में, तो शफकत राना की आपको पता है, मंसूर राना 5 साल से मैनेजर है। क्या और लोग पाकिस्तान में मैनेजर नहीं है? तो साजिद भाई, मेरी पर्ची भी लगवा दें, जिस तरह आपने भी बोला था कि तलहा को लगा देते हैं हम चीफ सेलेक्टर। अगर मालूम पड़ जाए कि उनके पीछे किसकी पर्ची है तो हम भी पहुंच जाते हैं उनके पास पर्ची लगवाने, हम भी कुछ अपनी जिंदगी बना लें। आप मुझे बताइए, 72 साल हारून रशीद साहब को आप चीफ सेलेक्टर बना रहे हैं, उनके 2 भाई क्रिकेट बोर्ड में उमर रशीद मुतशरीन काम कर रहे हैं, ये जाती नहीं है। उनके 3 भाई क्रिकेट बोर्ड में लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस है? तो मुझे बताइए, आप क्रिकेट बोर्ड में, आप पिछले क्रिकेट बोर्ड में काम करते रहे, बॉलिंग कोच। ये भी बता दें फिर साजिद साहब, अवाम को कि जिम्मेदारी किसकी है चेक एंड बैलेंस रखना? हमें तो पता है, आप बता दें अवाम। नहीं, अवाम को सोचना चाहिए, जिस तरह अवाम अब सड़कों पे आएगी, हिसाब लेगी क्रिकेट बोर्ड से। व्हाइट बॉल में बहुत साजिद साहब किस डिपार्टमेंट के? साजिद साहब, अगर आप क्रिकेट के एक्सपर्ट ना होते तो किस खेल के एक्सपर्ट होते? मैं तमाम खेलों का एक्सपर्ट होता। इसी शोबे भी बात करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर क्रिकेट की एक्सपर्ट के हवाले से बात जरूर करते चलूंगा। तला जुतई साहब, शहरी ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। पाकिस्तान प्राइवेट लीग है, प्राइवेट पाकिस्तान टीम को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, और उस पाकिस्तान के चलिए, अल्लाह करे कि चीजें बेहतर हों, दुआई की आपकी आवाज सुनी जाए। बड़ी अच्छी बात है कही आपने साजिद साहब, अल्लाह आपको खुश रखे और हमेशा इस तरह सच बोलने की ताकत दे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं
जिनमें सच बोलने की ताकत रखते हैं, जिनमें से आप एक हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। यकीनन क्रिकेट के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे वाज़ेह हो रहा है मुल्क के सियासी हालात हो, मुआशी हालात हो, मुआशरती हालात हो या क्रिकेट के हालात हो, सब के सब तबाही के दहाने पर हैं। लेकिन हम आंखें खोल नहीं रहे हैं। पर्ची खत्म करें पीसीबी में से, क्रिकेट के तमाम मसले हल हो जाएंगे, चोरी भी खत्म हो जाएगी। आपको मालूम है ना पीसीबी अखराजात कितने हैं? पीएसएल अकेला 400-500 करोड़ का है, अरबों रुपए पीसीबी खर्च करता है। पाकिस्तान के पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है। मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हैं कि गरीब का कीमा निकल गया है, 40-42% महंगाई है। खुदारा ये जो आपके बड़े बड़े इदारे हैं जो अरबों रुपए पाकिस्तान के खा जाते हैं, टैक्स पेयर के खा जाते हैं, उन पर रहम फरमाएं कि तकरीबन 200 ऐसे इदारे हैं जो अरबों रुपए हर साल खाते हैं। हम तमाशा देख रहे हैं। पीआईए को ले लीजिए, 90 अरब तो वही खा लेते हैं। तला इस सारे नेगेटिविटी के माहौल में यही है कि हम शाम 7 बजे मैच आज का एंजॉय करेंगे। एक तरफ बाबर है तो दूसरी तरफ आजम है, तो मुकाबला बड़ा सख्त होने जा रहा है। देखते हैं कौन सी टीम मैच जीतती है। हमारी बेस्ट विशेस है जीतने वाली टीम के साथ जो अच्छा परफॉर्म करेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। अच्छा सरिश, आप जानती हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स कितने मशहूर हैं दुनिया में। आप किसी भी मुल्क में चली जाएं, आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स ज़रूर मिलेंगे। और माशाल्लाह से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स जैसे थोड़े से कामयाब होते हैं, बड़ी डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, फ़ौरन से बाहर जाना रुक करते हैं, क्योंकि जो ज़िंदगी उनका बाहर इंतज़ार कर रही होती है बड़ी खूबसूरत होती है। इसमें कोई शक नहीं है तला। और खैर कुछ डॉक्टर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ मेहनत करते हैं। डॉक्टर अदीब रिजवी को किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इनको हम सलाम पेश करते हैं, जो हमेशा पाकिस्तानी खिदमत करते हैं। लेकिन आज एक बड़े स्पेशल डॉक्टर हैं हमारे पास, बिल्कुल, जिनसे आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। लाहौर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अताउल्लाह नियाजी को अमेरिकन एसोसिएशन फॉर थोरासिस शुगर थोरैसिक शुगर पूछ लेते हैं, हम सही बोल रहे हैं, मुंतखब कर लिया है डॉक्टर अताउल्लाह नियाजी, जिन्होंने एक एवरी हार्ट बीट मैटर्स फेलोशिप ग्रांट हासिल की है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और क्योंकि डॉक्टर और मेडिसिन की जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं बड़ी मुश्किल होती हैं, इसलिए मैं और सैरिश थोड़ा सा फंस गए हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अताउल्लाह नियाजी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू दुनिया बोल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। अब क्योंकि हम पाकिस्तानी से ज़्यादा आपको मालूम है इतने पढ़े लिखे हैं नहीं जितने आप पढ़े लिखे हैं। मैं अपनी बात कर लेता हूँ। चले, सैरिश ने माशाल्लाह से ट्रिपल PhD किया हुआ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो ग्रांट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस एसोसिएशन के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा सर। थैंक यू बोल टीवी। एवरी हार्ट बीट मैटर एक जो इनिशिएटिव जिसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ थोरेसिक सर्जरी ने इसको अपटेक किया, और ये इसका मकसद कि जो ग्लोबल वल्वुलर हार्ट डिजीज़ का जो वॉल्यूम है, वल्वुलर हार्ट डिजीज़ हम कहते हैं कि जो दिल के पट्ठों की बीमारी होती है, उसका जो इंटरनेशनल वॉल्यूम है उसको हम इसके एम को उसको हम बेहतर कर सकें, जितने भी अंडर सर्व दुनिया की पॉपुलेशन है। तो इसी इनिशिएटिव को लेके हमने इनको 3 पार्ट में सेग्रीगेट किया है। दैट इज़ कि हम उसको एक आगाही मुहिम के साथ उसको हमने इसका पार्ट बनाया है। उसके बाद हमने एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के साथ, और इन द एंड ऑफ द डे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ थोरेसिक सर्जरी ने हमें अपने पास बुला के हमें ट्रेन किया कि हम स्पेशलाइज जो हमारे हम लोग थे उनको बुला के उन्होंने हमें ट्रेन किया। तो यही इनिशिएटिव लेके आई केम बैक टू पाकिस्तान, और मैं इस मकसद के साथ आया हूँ कि हम जो वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है जो दुनिया की पॉपुलेशन का 1.7 मिलियन पॉपुलेशन के लोग अफेक्ट हैं, उसके लिए कोई पाकिस्तान में बेहतरी ला सके। अच्छा, अब ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि यूरोप से आपने मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी में डिग्री हासिल करने का एजाज़ भी हासिल किया है। इस हवाले से बताइएगा कि इसमें अब आप आगे, जाहिर है इसके बेनिफिशरीज हमारी पाकिस्तानी अवाम होंगे, उनको आप फ़ायदा पहुँचाएँगे, तो इसमें जो आपको एजाज़ मिला, ये कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा, डिग्री कैसी है, इसके बारे में बताइएगा। जी, अच्छा, जो स्टैंडर्ड, थोड़ी मैं बेसिक आपको बात बता दूं कि जो स्टैंडर्ड कोरोनरी आर्टरी बाईपास, जिसको हम बाईपास ऑपरेशन कहते हैं, उसका जिसको हम कट कहते हैं, चीरा, वो 8 इंच का होता है। लेकिन ये जो मिनिमम इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी का जो कट होता है वो 3 से 4 इंच का होता है। ऑफ कोर्स ये जो सर्जरी है ये स्पेसिफिकली रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को एड्रेस की जाती है। अच्छा, उसका में बेनिफिट क्या है कि अनफॉर्चुनेटली जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ पाकिस्तान में जिसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें ये जो मोस्टली जो हमारे पास पेशेंट हैं वो यंग पेशेंट हैं। तो
तो मोस्टली हम इन पेशेंट ने अगर जितना छोटा कट होगा उतना खून कम बहेगा, उतना हॉस्पिटल का स्टे भी कम होगा, उतना इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे, तो इकोनॉमिकल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है। और जो दूसरी बात ये है कि ये जो यंग पेशेंट हैं ये पुअर इकोनॉमिकल सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के साथ हैं और सोल ब्लड अर्निंग है अपनी फैमिली मेम्बर के लिए। सो अगर हम एक स्टैंडर्ड बाईपास करके इनको करते हैं तो हम इनको काम से 3 महीने के लिए बाहर रखते हैं, बट लेकिन मिनिमम इन्वेसिव से हम इनको 3 हफ्ते में अपने काम के लिए वापस भेज देते हैं। और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन जिनके लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि जिनको छाती का स्कार जो ऑपरेशन के बाद वो स्कार यहाँ पे आ जाता है ताकि कॉस्मेटिक रीजन वजह से, क्योंकि यंग पेशेंट हैं उनकी शादियाँ भी होनी है और बाकी सारी चीज़ें। डॉक्टर नियाजी, आई एम टेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, फ़ायदा उठाना चाहूँगा इस मौके का। पाकिस्तान में जो अमराज कल्ब में बढ़ते हुए प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं उसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि इतने कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हमारे लोगों को फेस करने पड़ते हैं सर? ऑफ कोर्स बहुत आई थिंक कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, आई थिंक कि हमें अपने लाइफस्टाइल पे वर्कअप करना चाहिए। हमें हमारे जेनेटिकली हमारी स्मोकिंग हैबिट, ख़ास तौर पे हमारी जो डाइटरी फैक्टर है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। और ख़ास तौर पे अगर हम रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की बात करें तो पुअर सैनिटेशन और जो ऐसी डिजीज़ है जिनको एक जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है जिनको जो गले के बुखार से शुरू होती है, अगर उसको प्रॉपर एंटीबायोटिक से ट्रीट ना किया जाए तो रोमेटिक फीवर की शक्ल में दिल के जो वेल्व होते हैं, जो दिल के दरवाजे जिनको कहा जाता है, तो उनको वो खा जाती है। तो ऑफ कोर्स हमें जो बेसिक जो ग्राउंड रूल वही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन मेडिकेशन। तो हमें इस पे फोकस करना है, हमें अपनी इन चीज़ों को अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बिल्कुल मैं एक आम पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि जिसको समझने की ज़रूरत है, उसके लिए मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप ज़रा वार्न कर दें, ज़रा अलर्ट एक जारी कर दें, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि जितने भी वैसे तो डायबिटीज़ का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे मुल्क में, हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन का शिकार है। जो लोग डायबिटीज़ को इग्नोर करते हैं, यानी कि बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता, ना ही वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं टाइम पर, ना ही वो चेकअप कर रहे हैं, ना वीकली ना डेली, उनके लिए, क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब आप अपने शुगर को अनकंट्रोल रखते हो तो वो आपके हार्ट पे अटैक करती है, किडनीज पे अटैक कर सकती है। ये कितना ज़रूरी है कि आपको अपनी डायबिटीज़ का ख्याल रखना है, या फिर इसका चेकअप कब होना चाहिए, डेली बेसिस पर, वीकली, मंथली, कैसे? एग्जैक्टली जो ऑफ कोर्स जो डायबिटीज़ को हम साइलेंट किलर कहते हैं, ये बहुत हार्मफुल है। सो टेक्निकली हमारे पास अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो उसमें उसकी डिज़ीज़ जो नाली की ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी नाली की डिज़ीज़ होती है। एक कॉमन पॉपुलेशन में हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी डिज़ीज़ सिर्फ ऊपर की होती है। तो डायबिटीज़ कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फैक्टर को ऑफ कोर्स हमारे यहाँ कुछ एक एलूजन सी बनी हुई है कि जी पेशेंट को इंसुलिन लगेगी तो पेशेंट के गुर्दे रह जाएंगे, ये रह जाएंगे, बट आई कुड अंडरस्टैंड, जो बात मुझे समझ आई है कि इंसुलिन ओरल मेडिकेशन से ज़्यादा सुपीरियर है। अच्छा तो एक चीज़ और, अब आगे जी डॉक्टर साहब, अब आगे रमज़ान भी आ रहा है। एक हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम रमज़ान में अपनी सेहत का ख्याल तो रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी फ्राइड आइटम्स खाते हैं अफ्तार के वक्त के, मेरा ख्याल है कि रोज़े का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ये कुकिंग ऑयल्स जो कि हम इस हद तक यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तानी खानों में कि तड़का जब तक ना लगे में मज़ा नहीं आता, ये कितने हार्मफुल हैं? हमें किस तरफ जाना चाहिए? क्या देसी घी इस्तेमाल करें या पोमेस ऑयल की तरफ जाएं? हमें करना क्या है? ऑफ कोर्स जो मैं ये समझता हूँ कि एक आपकी जो डाइटरी फैक्टर में आपकी वॉक सबसे इम्पोर्टेंट है कि 20 मिनट आप एक रेगुलर वॉक को रोज़ों में उसका हिस्सा बनाएं। आप ऑयली फूड को, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लार्ज क्वांटिटी मील है आपको उसको अवॉइड करें। आप फ्रीक्वेंट मील ले लें, आप स्मॉल क्वांटिटी मील ले लें, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली आप ले सकते हैं। लेकिन जो लार्ज क्वांटिटी मील हैं वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हैं एज़ कम्पेयर टू दैट। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउल्लाह नियाज़ी हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो बीइंग ऑन आवर शो। उन्होंने बता दिया है कि अगर अमराज कल्ब से और अपने दिल को सेहतमंद रखना है तो कौन सी चीज़ें करनी है। जिस तरह से अरिश ने भी कहा कि रमज़ान आ रहा है, मॉनिटर योर डाइट, अवॉइड ऑयली स्टफ। यकीनन ये फ्राइड आइटम्स जो हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, शुगर को भी कंट्रोल में रखिए। और याद रखिए कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, कम खाना खाना। हमेशा अपने पेट के एक हिस्से को खाली रखिए, भर के पेट ना खाइए। के लिए खाना है।
आप लाहौर से आइए, आप ही कह सकती हैं। अच्छा, लेकिन खैर वही बात है कि एवरी लाहौर हार्ट है। बीट मैटर्स। बिल्कुल, लाहौर तो लाहौर है, लेकिन सेलिब्रिटी हमारे सेट पे आ चुके हैं, वो बिल्कुल, इंतजार बिल्कुल। कर रहे हैं कि आप उनका तारुफ कराएं, लेकिन बिल्कुल आप जनाब, सैरिश इस वक्त पाकिस्तान देर कर रही हैं की बहुत। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल देर नहीं करती। जल्दी पाकिस्तान की फेमस आर्टिस्ट हैं कोमल रिजवी, बल्कि आर्ट्स के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं कोमल रिजवी, और इस बात से वो बहुत पर मशहूर कोमल हैं रिजवी कि आज कई- नहीं आई हैं, वो बहुत मैं बिजी हैं, बताना उन्होंने अपने चाह भाई रही को हूँ, भेज दिया है। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ हसन रिजवी मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर How are you कमिंग guys? ऑन आवर कैसे शो। हैं हसन? ऑल बिल्कुल वेल। ठीक, how are हसन you? मुझे हमेशा वैसे स्कूल में नजर आते हैं, इनके बच्चे मेरे बच्चे एक ही स्कूल में है, तो मैं बस सोचता था कि हसन को तंग करूं, लेकिन आज ये आ गए तो आज इन्हें ऑन एयर तंग करने में और मुझे चले, मजा आएगा। fantastic, आज हसन क्या लेकर आए हैं? मैं देख रहा हूँ टेबल के ऊपर बहुत सारी चीजें, आपको मालूम है सामान आता अपनी मर्जी से है, जाता हमारी मर्जी से है। अच्छा, आप लोगों ने खाने की और कैलोरीज की तो बहुत बातें कर ली, सो you guys have covered the sense of taste. Let's talk about the sense of smell a little bit too. Ramzan aa raha hai, summers are coming, and it's very important to educate your audience that smell is very important. जब आप कहीं जाते हैं, whether you're going to school or college or you're going to your kids' school, wherever you're going, professionally especially, smell leaves an impression. खुशबू का बड़ा गेम है हसन। जिन्नात की एक कौम है जो खुशबू से प्यार करती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी हमेशा अच्छी खुशबू लगाना, तो मुसलमानों को एक आदत है अच्छी खुशबू के साथ चलने की। Yeah, I don't think as many people should be conscious as they are. Okay. But yes, I agree. That's one thing that we believe in very strongly is कि हम लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं. The sense of smell is very important as your impression. आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी से मिलने, किसी से हैंडशेक कर रहे हैं. वैसे कोविड के बाद I think लोग कम हैंडशेक कर रहे हैं. But whenever you're interacting with someone, your smell actually leaves a very long-lasting impression. So that's what we wanted to do with Kohasa. We wanted to bring good smells, long-lasting smells, and affordable smells. I have to ask you both, which perfumes are you two wearing? बड़ा मुश्किल सा उसका नाम है, एक अरबिक परफ्यूम है, सऊदी अरब से एक दोस्त लेकर आया था, Yeah. टोनी समथिंग, टोनी कोलैब कोबाल, Okay. something like that. An unusual perfume. Okay, so you're an unusual guy. Yeah. I got you. विक्टोरिया सीक्रेट बॉम्बशेल। Okay. OMG. So these perfumes are very expensive now. They're unaffordable now. कितने की है हसन? ये वाली परफ्यूम का जिक्र किया, 70-80 हज़ार की तो है ना? For God's sake, चला जो कोई 70-80 हज़ार की परफ्यूम सैरिश यूज कर रही है। नहीं, Oh my But Victoria's goodness. Secret is still about 15,000 rupees, which So is a that's very expensive perfume. We wanted to bring same quality perfumes, which are Giorgio Armani, Versace, Chanel, at 2,000 to 4,000 rupees. To Pakistan, same 2,000 to ingredients, 4,000 rupees, same bottles. bas. Same ingredients. We get our ingredients from Paris, so our fragrances are the actual essence comes from Paris. So it's the same thing that you're putting in your Victoria's Secret perfume, and we're putting in our local Kohasa Pakistani-made perfume. Mashallah, you have a wide range. We have a very big range of perfumes now, mashallah. I first want to talk a little bit about body mist क्योंकि गर्मी आ रही है and we need to constantly top up, right? आप एक दफा सुबह में निकलते हैं and then you come back. What time at night, right? 8, You guys 9. come back 8, 9 at night. Everyone, mothers have to go for their kids pick up, colleges, schools, universities, lots of things. Everyone. has a सैरिश very को और 2 busy घंटे life. बाद पसीने की बुआ आ रही होती है तो वापस से लगाती है। ऐसा होता है। बिल्कुल हर पाकिस्तानी के साथ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है। तला Exactly. जतोई की जी, किसी जी, बात जी। पे यकीन न करें। मैं बात नाज़रीन मेहमान को बात करने Jitoi दें। Saab जी, is हसन। always correct. जी okay? हसन, please continue. I like what you're saying. No, but I come back to it that we कितनी need to. long अपने lasting? सारे प्रॉब्लम्स मेरे पे रख के डिस्कस करते हैं, इनका ये प्रॉब्लम है। अच्छा, आप बता रहे थे Body कि आपके mist पास बहुत body ज़रूरी mist हो So गया, a top friend up of करना। mine smells really bad. No, I'm just kidding. But yes, I agree. Body mist का ये है कि you can put it in your purse, you can put it in your bag, you can put it in your car. So I actually leave it in the car. I use it as a body mist and an air freshener as well. Okay. So whenever I want to just top up the scent, top up how I'm feeling. If you're going to a second meeting, third meeting, if you're going to a second class, third class, it's a good thing to top क्या yourself कॉस्ट up. है बॉडी मिस्ट की हसन? So guess how much it's for? I think around 2000? 2000. 1,200. Very nice. 1,200, Very and we nice. actually have a sale on our entire website. We always have some or the other sale happening. We have a mega sale once a year, which you guys should all look forward to. But body mist is something that you should keep with yourself all the time. And I advise this to any friend of mine कि आप गाड़ी में रख लें, गाड़ी के कंसोल में रख लें, आप अपने सर, पर्स में रख मेरे लें. ख्याल में इसको वॉशरूम में होना चाहिए, क्योंकि आप नहाने के फौरी बाद इसको यूज करो तो ज्यादा लोग कुछ और समझ रहे होंगे, खैर आप कंटिन्यू करें। नहीं, मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने बॉडी मिस्ट वॉशरूम में रखे हैं। So Magic. I will tell you कि I would suggest कि you keep perfumes in your bathroom because as soon as you shower, you get अच्छा, ready. ये हमने गाड़ी में रखे हुए हैं।
ओके एज लॉन्ग एज आपने रखे हुए और आपने विक्टोरिया सीक्रेट के नहीं आपने कुआसा के रखे हुए Okay. वी आर गुड वी आर गुड नहीं, अगर आप ये बता रहे हैं कि सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, सब कुछ इसमें है, तो फिर तो ये सस्ता है भाई। once you try this you're hooked. The only thing is you have to try it because it's a fragrance. But once you try it, and I want you guys to try this one. This is a male perfume and it is my absolute favorite. Absolute favorite. जेलस नहीं हो रहा सरिश? I'm sure you can smell it. Should I? Reminds me of something. अच्छा, मुझे भी ज़हन में आ रहा है, ये कुछ जे डॉट याद आ रही है, से कुछ मिलता याद है। नहीं कोई और है सरिश। नहीं है अच्छी स्मेल। Okay, this is my absolute nice, favorite scent. It's called Intense. दिखा दें। And the Intense. name is Intense because it is an intense perfume. What right? about lasting, जो कि लोग चाहते हैं, जरूरी वो होती है। लास्टिंग का ही तो मैं प्रॉब्लम आपको- होता ये है। यूरी परफ्यूम है, यूरी टॉयलेट है, ये क्या है? EOD perfume है. That means long lasting. Yes, last longer. And I tell you something, so थोड़ा सा technical बता रहा हूँ कि इसका जो concentration है, usually perfumes में 6 to 8% होता है. मतलब कि जो माल है, वो 6 to 8% है, right? हम 8 to 12% डालते हैं. 8 to 12%, यानी कि बढ़ा के आप लोगों ने बढ़ा डाला के है, डालते ताकि हैं। लास्टिंग रहे। अच्छा, दो चीजें, एक तो हम इसलिए बढ़ा के डालते हैं ताकि लास्टिंग रहे. अगर 12% से ज्यादा डालते हैं तो वो स्टेन आना शुरू हो जाता है. So you know there's some perfumes when you put the perfume हाँ, on, there's a small stain on a white shirt or a white kurta. So you have to be careful कि इतना ना डाल दें कि धब्बे आ जाए. लेकिन इसके लिए तो फिर हमें उसको पढ़ना पड़ेगा पहले, मतलब जो भी उसके पीछे वो आप लोग ना पढ़ें, हम हैं पढ़ने के लिए. हम हैं सम टाइम हम यूज करते हैं, हमें नहीं पता होता, जब स्टेन लग जाता है फिर हम कहते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया. Yes. So इसकी एक्चुअली एक पूरी साइंस है. अच्छा, वैसे परफ्यूम इस्तेमाल करने के एथिक्स क्या होते हैं, ये हम हसन रिजवी से पूछते हैं, क्योंकि लोग जो है ना बाज़ औक़ात 1000 स्प्रे कर देते हैं, सबकी हाँ, नाकों में mix दम कर कर देते देते हैं, mix कर हैं, और देते बाज़ औक़ात इतना करीब से स्प्रे कर रहे होते हैं कि स्पॉट्स हो जाते हैं. What is the science? I know the science because now I've gotten into this and I've read up on it. But I'll tell you science पता करने के बाद भी मैं जंगलियों की तरह लगाता हूँ परफ्यूम because it's just how I'm मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि जो हम बहुत सारे परफ्यूम्स मिक्स कर लेते हैं तो फिर वो किसी एक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस तो रहती ही नहीं है, पता नहीं फिर मिलके क्या बन जाता है. कुछ लोगों को आदत होती है वो बॉडी मिस्ट के साथ 6-7 परफ्यूम लगाते हैं. इसका भी अच्छा, that I don't like. I don't like mixing fragrances. I'm a one fragrance kind of जहालत की निशानी. जहालत की निशानी is नाना and मैं नहाता हूँ परफ्यूम में. अच्छा, मुझे ये बताइए ये क्या है, ये मुझे कुछ डिफरेंट सी चीज लग रही है. So these are creams. We have creams, we have body butters, we have hand creams, we have candles. Candles are one of my favorite, by the way. We are one of the most economical candles in Pakistan. ये कितने का जार है? It looks pretty big. This jar is for 3,000, I believe, and these are for 1,200, which is the cheapest candles you get locally Pakistani made. Also, I want to tell you guys about this. I love these scents. It's please do try it. It's soy based. So in Pakistan we don't do soy based candles. We were the first to come up with soy based candles. Soy का क्या मतलब? that जब हम जलाते हैं इसको तो वो एक धुआं से जो एक रह नहीं जाता है कमरे में, वो नहीं रहता है इससे. अच्छा, So मतलब it's good for the रहती है लेकिन धुआं नहीं होता. It's for the environment. It's environmentally friendly. Not that we as Pakistanis care a lot about the environment, but we should now start caring a And little you're bit the about the only environment. one जो soy based candles बना रहा है. We were one of the first to start soy-based They all candles. followed. I haven't seen any yet. There might be some that I haven't heard of, but I think we are the first to start soy-based candles. Wow. We actually got inspired by a couple of candle companies abroad again, and we were like, why can't we bring these to Pakistan? बस थोड़ा माल ज़्यादा अच्छा डालना है. That's the only trick, right? माल अच्छा डाल रहे हैं, पैसे आप कम रख रहे हैं, सीक्रेट क्या है? Secret is we want this to be in every household. We want it to be valued. We want everyone to be smelling good. ऐसा तो नहीं होगा जब सबके घरों में ये चीजें आ जाएंगी तो कीमतें शूट अप कर जाएंगी. फिर हमारे पास मोनोपोली हो जाएगी ना. Then we'll do what? Okay, चले. Let's not go there. Let's not go अच्छा, there. मुझे एक बात बताइएगा, अभी आप ऑफर्स के बारे में बता रहे थे. ऑफर्स क्या है, मतलब जो लोग खरीदना चाहते हैं ये चीजें इजीली अवेलेबल है मार्केट में, या कोई आप लोग इस पे ऑफर्स भी डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं? We क्या are है? available everywhere now, mashallah. We are available at all the big stores, at all the small stores. We are available on Food Panda. We are available on Daraz. We are available on our website, of course, which is kohasta.com. We also have multiple numbers. I'm sure नीचे numbers आ रहे होंगे where you can call and you can order any of the things.
अच्छा, और शिपमेंट के बारे में भी बताएगा कि उसी दिन ये मतलब डिलीवर हो जाता है या फिर क्या I think a day to 48 hours, 24 to 48 hours, we ship it to you. Please send us your comments. Go to our pages, go to our Instagram page or Facebook page, Kohasa, and please leave us your comments because we're listening. आपको शायद नहीं लग रहा हो, but we're listening. Like Gold Dust, one of our perfumes. This perfume we launched with just 2,000 pieces and we sold in 24 hours. Oh my God. 24 hours. This is our best-selling female perfume. This is a gift for you, by the way. Thank you so much. It is the best perfume in the market right now. I can tell you that hands down. People are sending it as gifts to their wives, to their girlfriends. People are buying it for themselves. We had to reorder this, and reorder का भी बहुत science है. वो पेरिस से पहले सेंट्स आने होते हैं, फिर बॉटल्स आती हैं, फिर वो पैकेजिंग होती है पाकिस्तान में. So a lot of people were like, कहाँ है ये कब वापस आ रहा है स्टॉक में, and we finally have it back. Any last words, Hassan, to your viewers जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं? Last comments are, यार smell good यार. टेस्ट खाना तो आई मीन इम्प्रेशन जो है ना वो आपका जो है उसका हसन ख्याल रख रहे हैं कि वो एक अच्छा आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. कहीं जाएं तो बस महक जाए माहौल. एब्सोल्युटली. रमजान में डोंट जस्ट बी कॉन्शियस ऑफ द पकोड़ास एंड द जलेबीज दैट यू आर ईटिंग, बट आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ हाउ यू आर स्मेलिंग एंड व्हाट इंप्रेशन यू आर लीविंग. वैसे भी गर्मी आ रही है तो इसका खास ख्याल रखना. खुशबुओं का जिक्र हो रहा है तो मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने दुश्मन के पास भी जाओ तो अपनी खुशबू फैला के आओ. यकीनन खुशबू बहुत जरूरी है. हसन रिजवी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो. ऑल द बेस्ट टू योर ब्रांड. उम्मीद करता हूं कि जो लोग देख रहे हैं वो इस वक्त जो आप ऑफर दे रहे हैं, जो डिस्काउंट्स दे रहे हैं, उससे भरपूर फायदा उठाएंगे. एक ब्रेक का वक्त हुआ है, कहीं आप हमारे साथ रहिए. आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है. वेलकम बैक टू दुनिया बोल है. और अब बात होगी मौसम की. शामिल करेंगे वेदर अपडेट्स. और कराची वालों के लिए मौसम बदलने वाला है. एट लास्ट, बिलाखिर, बेटर लेट देन नेवर. सर्दियों के मौसम की बारिश हम मिस कर रहे थे. कहा जा रहा है कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में वाज़े कमी हो जाएगी और मतला अबर आलूद रहेगा. इसके अलावा मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद और जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है. खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में तेज हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है. आज कराची में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है. लाहौर में 31, इस्लामाबाद में 28, कोयटा में 21, पेशावर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है. लेकिन कराची में जो बारिश होने वाली है उसके लिए लोग बड़े बेताब हैं, बड़ी कहते हैं ना, इंतजार कर रहे हैं कब बारिश होगी, कब बारिश होगी. सर्दियों की बारिश हुई नहीं है. सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट. सरदार साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. माय क्वेश्चन टू यू इज सर कि कराची में जो बारिश होने वाली है ये कैसी बारिश होगी, कौन कौन से इलाकों में होगी? हम जानते हैं कराची इतना बड़ा है कि अगर नए नाज़ाबाद में बारिश हो रही होती है तो डिफेंस में बारिश नहीं हो रही होती है, तो गुलजार हिजरी में हो रही होती है, बहुत कम एरियाज में होती है, हल्की फुल्की होती है. ऐसे काफ़ी लोगों को मालूम भी नहीं पड़ता कराची में बारिश हो रही है. आप क्या बताएंगे कराची वालों को, सरदार सरफराज साहब? देखिए, कराची की हद तक कोई इतनी बहुत ख़ास सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है. आज भी, कल भी, परसों भी, ये 2-3 दिन तो कोई ऐसा नहीं है. इक्का दुक्का जगह पे, खास कर कराची की वही जो शुमाली पट्टी है, बैरियर टाउन, गडाब जैसे आपने नाम लिए, और हब साइड से होता हुआ कुछ क्लाउड मास इधर बिल्डअप हो जाए शाम को, और किसी किसी जगह पर कहीं चमक, गरज चमक हो जाए किसी जगह पर आइसोलेटेड लाइट रेन या बूंदाबांदी. इतना ही इम्कान है, वो भी मुज़ाफ़ाती एरिया में. शहर में कोई इम्कान सर कराची में बूंदाबांदी भी हो सरदार सरफराज साहब, तो कराची वाले ऐसे खुश होते हैं जैसे गरज चमक के साथ तूफानी बारिश होगी. देखिए, 18 और 19 को ज़्यादा इम्कान है. ये 2 दिन है ना, इसके मुकाबले में 18 और 19 को ये कि शहर के बेहतर इलाकों में 18-19 की कैसी तैयारी की जाए सर? अगर आप अपडेट कर दे तो लोग अभी से जो है ना वो पकोड़े वकोड़ों का सामान तैयार रेडी कर लेंगे. 18-19 ज़्यादा दूर नहीं है कराची वालों के लिए. अब मैं बता रहा हूँ ना आपको कि बहुत तेज बारिश नहीं है, जैसे कि मानसून की बारिशों का लोगों के जहन में. सरदार साहब, महकमा मौसमियात जब कहता है तेज बारिश तो हल्की होती है, जब कहता है बहुत तेज बारिश नहीं है तब बहुत तेज होती है. तो हम ये समझे कि बहुत तेज होनी है. तेज का है तो तेज हुई है, जब हम हल्की कहते हैं तो हल्की हुई है. सर थोड़ा हमें तंग तो करने दे सरदार सरफराज साहब, हमें आपसे प्यार इतना है कि हम आपको तंग ना करें तो हमें मजा नहीं आता सर.
लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बता दिया कराची वालों को कि 18 से बारिशें होंगी। अभी कराची के कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश का इम्कान है, बट हल्की फुल्की है, ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता ना कीजिएगा। 18 तारीख से कराची में तेज बारिश होंगी। ये थी मौसम की सूरत हाल। वापस चलते हैं सैरिश के पास। जी जनाब, अब मौसम का हाल तो आपने जान लिया, अब हमारे मुस्तकबिल का हाल क्या होने वाला है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बोल प्रेडिक्शन में हमारे मेहमान मौजूद होंगे। आज पंजाब और केपी के कई इलाकों में बारिशों की पेशगोई भी है, जबकि मौजूदा सियासी टेम्परेचर भी काफ़ी हाई है। आज अदालतों में अहम केसेस की समातें भी हो रही हैं। साथ साथ मुल्क में महंगाई का मसला भी हल नहीं हो रहा। सारा काजमी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनके पास चलते हैं। सारा से भी हम बात करेंगे। उनसा शाह भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उनसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या हालात रहने वाले हैं मुल्क में, स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए। ऑपरेशन फिलहाल तो रोक दिया है अदालत ने, लेकिन क्या अब भी इमरान खान के सितारे गर्दिश में हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप ही के शो में मैंने लास्ट वीक प्रिडिक्शन की थी कि हालात जो है वो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए आने वाले वक्त में बहुत मुश्किलात खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। तो वही हुआ। आप देख सकती हैं इस हफ्ते जो है बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है इमरान खान साहब को। आज की एनर्जी के मुताबिक जो है वो इमरान खान साहब के जो कार्ड्स आए हैं वो हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 10 सन का कार्ड है। देखिए पास्ट में भी परेशानियां, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ साजिशें की जा रही थी और इस वक्त भी जो सिचुएशन है वो ब्लॉक सिचुएशन है। अभी वो परेशानी से निकले नहीं हैं। जो उनकी जो सिचुएशन है यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉक पड़ी है। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा मेंटली भी वो बहुत परेशान हैं। और लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सन का कार्ड है, यानी कि उनको खुशी मिलती हुई नजर आ रही है। वो इस पूरे जो इस वक्त चल रहा है उनके खिलाफ साजिश भी हम कह सकते हैं, या जो भी सिचुएशन चल रही है उससे ये निकलते हुए नजर आ रहे हैं और बाइज्जत तरीके से वो निकल जाएंगे। तो ये इस वक्त जो वक्त चल रहा है शायद सितारों की चाल उनके जो है वो फेवर में जाती हुई नजर नहीं आ रही और टैरो कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि उनके लिए कुछ अरसे के लिए मुश्किलात रहेंगी। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन में इलेक्शन तो आप होते देख रही हैं या वो भी पोस्टपोन हो सकते हैं? देखिए मैं आपको बताती हूँ, इलेक्शन के लिए जो कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स का पहला कार्ड है, यानी कि बहुत सिक्योरिटी के इश्यूज बहुत हैं, फियर्स, इनसिक्योर सिचुएशन इस वक्त चल रही है जो कुछ अरसे तक चलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आगे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत भरपूर तरीके से कोशिश की जाएगी कि इलेक्शन अपने वक्त पे ना हो सके। लेकिन जो अल्लाह ताला चाहता है वो तो होके ही रहता है और मुझे लगता है कि इलेक्शन इंशाल्लाह अपने टाइम पर होंगे। साहब, अभी पेट्रोल 5 रुपए मजीद महंगा हो गया है, मुझे तो लग रहा है आगे रमजान में महंगाई मजीद बढ़ती जाएगी। आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और हैंगमैन का कार्ड है, तो महंगाई तो मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। अवाम को कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा और मैंने लास्ट प्रोग्राम्स में भी यही प्रेडिक्शन की थी कि जब रमज़ान आएगा तो अवाम की एक्सपेक्टेशंस हैं कि थोड़ा बहुत रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, लेकिन मुझे रिलीफ कोई मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जैसे डॉलर की फ्लक्चुएशन भी चल रही है तो आगे मजीद डॉलर भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। उनसा IMF और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो अभी तक किसी भी पेशरफ्त का शिकार नहीं है, डेडलॉक का शिकार है। कोई पेशरफ्त देख रही हैं आप? पेशरफ्त बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। यहाँ हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड जो है वो बहुत स्लो होता है, तो सोच विचार की जा रही है, लेकिन मुझे एक दूसरे के साथ कोई मुआहिदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा फिलहाल, ना ही कोई कम्युनिकेशन इस बारे में नजर आ रही है। फिलहाल ये मामला जो है वो डिले ही रहता नजर आ रहा है। क्या इस साल हम इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल पाएंगे? कार्ड्स क्या बता रहे हैं? जी फूल का कार्ड है और इकोनॉमी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। जून के बाद जो है वो मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक जून के बाद स्टेबिलिटी आएगी।
लेकिन कोई इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन हालात पहले से कुछ बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा आप अगर नाज़रीन को बता दें जो लोग हॉरोस्कोप को फॉलो करते हैं, जो ये जानना चाह रहे हैं कि उनका ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, जो वीकेंड आ रहा है या रह गए कुछ दिन। हाँ, ठीक है, एरीज से शुरू करते हैं। बुर्ज हुमल भी कहा जाता है। एरीज वाले जो है इस हफ्ते काफी बिजी रहेंगे, बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्रिएटिव दिमाग बहुत चलेगा, बहुत सारी चीजें बहुत प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं, शादी से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड। टॉरस के लिए जो है वो हालात थोड़े से परेशानी वाले हो सकते हैं, लेकिन कोई अहम फैसला ले सकते हैं, कोई कोर्ट का फैसला हो सकता है या अपना कारोबारी फैसला हो सकता है। शादी के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। जेमिनाई वालों के लिए पास खूब इस हफ्ते पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, तो बहुत जबरदस्त सा रिश्ता आने वाला है जेमिनाई वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए इस हफ्ते गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है। बच्चे की पैदाइश, बच्चे से रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज आ सकती है। किसी का दोस्त का मैसेज, कांटेक्ट भी आपको हो सकता है। कैंसर के बाद है लियो। लियो वालों को अपनी बातें, जो भी पर्सनल बातें होती हैं, वो छुपानी चाहिए, थोड़ी हिडन रखनी चाहिए, डिस्क्लोज नहीं करें वरना आपके लिए खतरा है। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों को पेशेंस बहुत जरूरी है, सब्र नहीं करते, उनको जल्दबाजी बहुत होती है, तो उनको जो है वो हर काम में जो भी काम करते हैं उनको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वर्गो लिब्रा वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत मसरूफ रहेगा, बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और शादी के भी काफी चांसेस हैं, सफर भी नजर आ रहा है। स्कॉर्पियो के लिए जो है वो भी सफर नजर आ रहा है। सफर के साथ साथ कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, शादी के भी चांसेस हैं और कोई नई जॉब भी उनको मिल सकती है। स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वाले भी जो है थोड़ा सा लगता है कि लेजी फील कर सकते हैं, काम में सुस्ती हो सकती है, काम में दिल नहीं लग रहा, घर में दिल नहीं लग रहा, उनको थोड़ा मेडिटेशन करनी चाहिए। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है, कारोबारी सक्सेस हो सकती है, कोई अचीवमेंट हो सकती है। अगर स्टूडेंट है तो जबरदस्त सा रिजल्ट मिल सकता है, घर में खुशी आ सकती है, शादी के भी चांसेस हैं। एक्वेरियस वाले जो हैं वो इस हफ्ते खूब पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी नजर आ रही है। इस हफ्ते अगर कोई कारोबार शुरू करें या प्रॉपर्टी खरीदें या कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो उनके लिए बहुत जबरदस्त है। अगर शादीशुदा हालात आपके अच्छे नहीं चल रहे तो वो स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट जो ज़ोडिक साइन है पाइसेस वालों के लिए, किसी के साथ इस हफ्ते कोई झगड़ा हो सकता है या आप अपने हालात से परेशान होकर जी बिल्कुल झगड़ा हो सकता है, तो एहतियात करें। और अगर कहीं पर बहस हो रही है, घर में हो रही है, बाहर हो रही है, तो उस पर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, वरना मामलात आपके मजीद खराब हो सकते हैं। सही, तो उन साहब इसका मतलब ये है कि वैसे तो खैर जितने भी स्टार्स हैं जिनके बारे में आपने बताया कि मोस्टली तो पॉजिटिव साइंस ही थे, पॉजिटिव बातें ही थी, चंद एक हैं जिनको एहतियात करने की ज़रूरत है। आज का जो PSL का मैच है उस पर भी हमारे प्रोड्यूसर साहब का सवाल आया, कुछ बता दें। आज पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों की टीम्स आज मैदान में उतरेंगी, तो क्या देख रही हैं कार्ड्स के मुताबिक कौन मैच जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो पेशावर ज़ल्मी के लिए जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पर टावर का कार्ड और 10 ऑफ वॉन्ड्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कार्ड है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले तो थोड़े परेशान हाल नजर आ रहे हैं, वो मेहनत इन्होंने बहुत की है, एफर्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आज का मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी की फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, वैसे उनसे आप क्रिकेट फॉलो करती हैं, क्रिकेट देखती हैं आप? नहीं, मैं जब प्रेडिक्शन करती हूँ तो फिर फॉलो करती हूँ, अदरवाइज क्रिकेट में इतना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमारे जो बाबर आजम है उनके फैंस जो हैं वो बहुत खुश हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली 50 भी सेंचुरी भी स्कोर की है PSL के इस इवेंट में। उनके कार्ड्स क्या बता रहे हैं, उनका फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, बाबर आजम का फ्यूचर के लिए कोई इतने अच्छे कार्ड्स नजर नहीं आ रहे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है।
बाबर आजम के मूड पे डिपेंड करता है, कभी तो बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे, कभी सही। तो 0 पे भी आउट कर देंगे, तो अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर हैं। अच्छा। और हो सकता है कि आगे जाके वो चले अपनी जी, रिटायरमेंट बाबर का ने प्लान- यकीनन तौर पे आपको सुना होगा और हो सकता है वो फिर इस पर काम भी करें। बहुत शुक्रिया आपका, उन्होंने कीमती वक्त हमें दिया। और इसके साथ ही नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।